जय हिंद दोस्तों। हम हमारी जो सीरीज है लक्ष्मीकांत के जो टॉपिक वाइज चैप्टर है उनको हम करवाने का प्रयास यहाँ पे करते हैं, और यदि आपका सपोर्ट रहा तो पूरा जो कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमारा जो नया अध्याय है वो अध्याय नंबर 5 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे संविधान में भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक शामिल किया गया है। वह सीधे तौर पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है। यहाँ भाग 3 है, मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को तय करने और नियमन से संबंधित है। हमारा जो पूरा चैप्टर है 2 बातों पे विशेष तौर पे सिखाता है हमें कि एक तो भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है, भौगोलिक विस्तार, और दूसरा है कि संसद के पास जो भौगोलिक विस्तार है उसमें नक्शा बदलने, नए राज्य बनाने की शक्ति किस प्रकार है। आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रखा है एग्जाम अलर्ट का, उसमें भारत के स्वरूप को अविनाशी संघ का विनाशी राज्य कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका जवाब क्या मिलेगा, उसका अर्थ क्या है। जो अविनाशी संघ का विनाशी राज्य क्यों कहा गया है, इसका मतलब है भारत के संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, यानी हम संघ और अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमारी संसद जब चाहे तब साधारण बहुमत से किसी भी राज्य का नक्शा, सीमा और उसका नाम बदल सकती है। यही राज्य विनाशी है। यह व्यवस्था अमेरिका के विपरीत है, क्योंकि अमेरिका में क्या है, संघ से अलग होने का अधिकार तो वहां नहीं है, लेकिन बिना राज्यों की मर्जी से उनकी सीमाओं को छुआ भी नहीं जा सकता। तो अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। इस अंतर को हमेशा याद रखना है आपको। अब हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड इस पर हम चलते हैं। यहाँ हम अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक की चर्चा करेंगे और कुछ ट्रिक वगैरह वो भी देखेंगे। तो पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यहाँ बात ध्यान रखना है कि भारत संविधान के देशों के 2 परंपरागत नाम भारत और आधुनिक नाम है इंडिया को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद को यह शक्ति देता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश करना, स्थापना कर सके इसके लिए। और इसका मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे उन्हें भारतीय संघ में शामिल करने की अनुच्छेद 2 है वो बात करता है। जैसे आजादी के बाद कई विदेशी क्षेत्रों का भारत में विलय किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 3 की। भारत के आंतरिक पुनर्गठन से जुड़ा ये राज्य पहले से ही भारत का हिस्सा है। उनकी सीमाएं, क्षेत्रफल और नामों में यदि कोई बदलाव करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो यह अनुच्छेद 3 की तरह ही हुआ है। अनुच्छेद नंबर 4 की बात करें, यहाँ बहुत बड़ा प्रावधान है। यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद ने जो बदलाव करेगी वे सभी केवल साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे। इसे अनुच्छेद 367 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी यहाँ कोई विशेष बहुमत की बात नहीं, कोई जरूरत नहीं होगी। सब कुछ क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत से हो जाएगा। ये अनुच्छेद 4 में इसका वर्णन किया गया है। अब आपको अनुच्छेदों को याद करने के लिए एग्जाम ट्रिक है वो आपको बताई जाएगी। यह NEIS, NEIS, N का मतलब है नेम, नेम मतलब अनुच्छेद 1 जो देश का नाम और क्षेत्र को बताता है। NEIS, E का मतलब एंट्री। अनुच्छेद 2 में क्या है, बाहरी जो राज्य है उनकी, जो बाहर के जो नए राज्य उनकी एंट्री करवाना, प्रवेश की बात करता है। I का मतलब इंटरनल, इंटरनल का मतलब जो अंदरूनी मामले हैं, अंदरूनी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन है, वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। S का मतलब सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मतलब अनुच्छेद 4 है वो क्या कहता है, साधारण बहुमत से ये काम में चुटकियों में कर सकते हैं। तो NEIS का याद रखना है। NEIS का मतलब पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद। N का मतलब नेम, I का मतलब एंट्री, E का मतलब एंट्री, I का मतलब इंटरनल, S का मतलब सिंपल मेजोरिटी। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड उस पर चलते हैं। देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को ध्यान रखना है कि भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड भारत का संघ यूनियन ऑफ इंडिया के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ये एक जैसे नहीं है। एक तो टेरिटरी ऑफ इंडिया और एक यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों जो शब्द है इनका अलग अलग मतलब है। देखो हम बाईं तरफ जब देखते हैं तो भारत का राज्य क्षेत्र एक बहुत ही व्यापक और एक बड़ा शब्द है। इसमें 3 चीजें शामिल होती है, हमारे देश, हमारे सभी राज्यों के क्षेत्र, सभी केंद्र शासित प्रदेश यानी UTS, और भविष्य में यदि भारत किसी विदेशी क्षेत्र से अधिग्रहित यानी अपने अधिकार में लेता तो वे क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे। वहीं जो दूसरी तरफ भारत का संघ यूनियन ऑफ स्टेट है
वहां संकीर्ण यानी सीमित दायरे वाला शब्द है। इसमें केवल राज्य शामिल होते हैं जो केंद्र के साथ शक्तियों को बंटवारा करते हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं होते हैं। तो विशेष तौर पे ये बात ध्यान रखनी है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होगा, राज्य क्षेत्र, यूनियन ऑफ टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और जो भविष्य में होने वाला जो राज्य बनने वाला राज्य या वहाँ की जो सीमाएं या क्षेत्र है वो भी शामिल है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल क्या है, राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं की गई है। ध्यान से रखना इस बात को। अब इस बात को और अच्छा समझने के लिए जो वेन डायग्राम हम देख रहे हैं उसमें अंदर छोटा सा जो गोला है राज्यों को दर्शाता है, जिसे भारत का संघ कहते हैं, और बाहर का जो बड़ा गोला है वो राज्य के साथ साथ यूटीज और भविष्य में अधिकृत क्षेत्र को समेटे हुए जिसे भारत का राज्य क्षेत्र कहते हैं। तो निष्कर्ष यहाँ ये निकलता है कि हमारे सभी राज्य हमारे संघ का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें राज्यों के अलावा केंद्र शासित क्षेत्र और अधिकृत विदेशी क्षेत्र भी शामिल हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंटेंट है और दोस्तों समझ आएगा आपको। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना। छोटी छोटी बातों को लेते हुए हम पूरी पॉलिटी को यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे, तो आप डेली इस पे चैनल पे आके देख सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर देखते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र पर बदलने की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे काम करती है उसकी चर्चा हम करते हैं। राष्ट्रपति की सबसे पहले पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। भाई सबसे पहला नियम है कि कोई भी राज्य उसकी सीमा बदलनी है या नाम बदलना तो विधेयक यानी बिल होता है, उसे संसद के किसी भी सदन में पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की जरूरत होती है। मंजूरी अनिवार्य है, बिना मर्जी के संसद की दहलीज पार नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है राज्य विधानमंडल की राय। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति इस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा के पास भेजता है। निश्चित समय के अंदर वो उसमें राय देंगे, और राय क्या होगी, बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव करेंगे, नहीं जो भी संशोधन या किसी भी बात की राय होगी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है बाध्यकारी नहीं, नॉट बाइंडिंग। यहाँ सबसे बड़ा पेंच है कि राज्य विधानमंडल अपनी जो राय देता है उसे मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। मतलब राज्य इस बदलाव के खिलाफ भी प्रस्ताव कर दे तो भी संसद उस राज्य के टुकड़े कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है। तो राज्य की राय सिर्फ औपचारिक परामर्श है। ठीक है। चौथी बात है साधारण बहुमत। अंत में बिल क्या संसद में आएगा, संसद के दोनों सदन केवल साधारण बहुमत से ही पास करा लेंगे और उस राज्य का नाम या नक्शा बदल जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 5। और हाँ, हम क्या जैसे टॉपिक खत्म होगा तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टॉप 10 क्वेश्चन हम लेके आएंगे यहीं पे, इसी पूरे मतलब जो ये सीरीज है इसी में मैं करवा दूंगा, इसी वीडियो में आपको करवा दूंगा। देखो अब इसमें क्या करते हैं हम, इस राज्यों के ऐतिहासिक विकास और पुनर्गठन की जो टाइमलाइन है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अगर हम इस पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को देखें तो स्वतंत्रता के समय भारत में 500 से अधिक देशी रियासतें थी, जिसका बहुत ही सूझबूझ से विलय कर लिया। इसके तुरंत बाद देश के कोनों कोनों से मतलब विशेष रूप से दक्षिण भारत के भाषा के आधार पे राज्य बनाने की मांग तेज होगी। अब इसमें क्या है, कुछ आयोग बनाए गए। सबसे पहला आयोग था धर आयोग। 1948 में, जून 1948 में बने इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन का आधार केवल भाषा नहीं हो सकता बल्कि प्रशासनिक सुविधा होनी भी जरूरी है। फिर हम उसके बाद में एक मध्य जेवीपी समिति, धर आयोग की रिपोर्ट का विरोध हुआ तो दिसंबर 1948 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति बनी। और जेवीपी इसका यही है, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया की समिति है, ये बनी। इस समिति ने भाषाई आधार को औपचारिक रूप से नामंजूर कर दिया। इसने भी खारिज कर दिया कि केवल भाषा के आधार है, ये राज्य की नए राज्य बनने की कोई मंजूरी नहीं देगा। अब 1953 की बात आती है कि प्रथम भाषाई राज्य है। जब सरकार भाषा के आधार पर राज्य बनाने को तैयार नहीं हुई तो कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए और दुखद रूप से 56 दिन के अनशन के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद दक्षिण भारत में भीषण आंदोलन और दंगे बढ़ गए।
सरकारों को झुकना पड़ गया और अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। क्या बना? आंध्र प्रदेश। तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना है कि पहले सबसे पहला जो राज्य बिना भाषा के आधार पर कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अब देखो यहां पे इसी बात को समझने का एक एग्जाम ट्रिक है, वो देख लो। डीजेएफ, डीजे फ्लोर बोलते हैं ना अपन, डीजे फ्लोर। तो जैसे मान लो हम लोकल लैंग्वेज में डीजे फ्लोर बोलते हैं, क्या है? डीजे फ्लोर। तो वैसे डीजेएफ याद करो। डी का मतलब है धर कमीशन जून 1948, जे का मतलब जेवीपी कमीशन दिसंबर 1948, एफ का मतलब फैजल अली कमीशन दिसंबर 1953। ठीक है। तो 1953 में जो प्रथम भाषा के लिए जो आयोग बनाया उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली कमीशन। ये आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है तीनों में कि सबसे पहले कौन सा था, 2 नंबर पे कौन सा था, 3 नंबर पे कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड इस पे बात करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताना है। इस स्लाइड में देखो हम ध्यान से देखते हैं कि क्या हमारी नया पॉइंट बनेगा। आंध्र प्रदेश के गठन हो गया भाषा के आधार पे, तो अब और मांग तेज होगी भाई। सभी राज्यों ने क्या किया, जो भाषा के आधार पे बनाने के लिए वो क्या करने लगे? प्रयास करने लगे। तो फिर क्या हुआ? फिर फजल अली आयोग बना दिसंबर 1953 में, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। ठीक है। इसने जो रिपोर्ट दी 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, मुख्य सिफारिश क्या थी वो देखो। इस आयोग ने बहुत ही व्यवहारिक रूप अपनाते हुए राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार के रूप में स्वीकार कर लिया। भाई धर कमेटी ने और जेवीपी कमेटी ने क्या किया? भाषा केवल भाषा को आधार नहीं बनाया, इसने क्या किया? भाषा को मुख्य आधार बना दिया। ध्यान रखना इस बात को। लेकिन इसके साथ आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया। एक राज्य एक भाषा ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। अगर मान लो ऐसा उसने स्वीकार कर लिया तो क्या होता है कि हमारे देश की जो एकता अखंडता है वो क्या हो जाती है? खतरे में पड़ जाती है। फिर इसके परिणाम क्या निकले? इसकी सिफारिश के आधार पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन 1956 पास कर दिया। इसके तहत भारत में केवल जो पहले से चली आ रही राज्यों की जटिल श्रेणियां एबीसीडी जो थी उसको पूरी तरह खत्म कर दिया। देश के 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। ये इतना जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक ट्रिक है कि एफ का मतलब फजल अली आयोग थे। फजल अली आयोग बना, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। के का मतलब के एम पणियक्कर सदस्य थे। दूसरे के का मतलब HN कुंजरू। तो ये जो सदस्य है, इनका सदस्य के साथ में जो आयोग बनाई है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, इसके जो 1953 के आधार पे 56 में मतलब बनाया, इसको रिपोर्ट 56 में मिली। तो ये अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य थे KM पणियक्कर, HN कुंजरू। तो FK याद रखना आपको। अब हम चलते हैं अगली वाली स्लाइड पे। देखो अब यहाँ पे कुछ गलत फहमियाँ हैं। जो गलत फहमियाँ हैं, हमने कुछ जैसे हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ उलटपटांग क्वेश्चन आते हैं, उनको देखते हैं क्या है। सबसे पहले गलत फहमी क्या आएगी कि क्या भारत अपनी भूमि किसी दूसरे देश को सौंप सकता है? तो दावा क्या होता है इसमें? बहुत से लोग सोचते हैं कि संसद अनुच्छेद 3 का उपयोग करके भारत का कोई भी हिस्सा चुपचाप किसी देश को दे सकती है। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट में एक बेरूवारी यूनियन केस 1960 हुआ था। उसमें कहा कि अनुच्छेद 3 में संसद को केवल देश के अंदर के नक्शे बदलने की शक्ति है, देश की जमीन किसी विदेशी ताकत को सौंपने की शक्ति नहीं है। अगर भारत को कोई भूमि किसी दूसरे देश को देनी है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह दी कि अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि भारत की जो सीमा है उसमें परिवर्तन करने की शक्ति संसद को दी गई है। लेकिन बेरूबरी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को स्पष्ट कर दिया कि आप ऐसे ही नहीं दे सकते, इस चीज को, जमीन को ऐसे ही नहीं दे सकते, आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत के तौर पे। अब हम चलते हैं दूसरी गलत फहमी उस पे। क्या राज्य की सहमति जरूरी है? दावा क्या है? राज्य का नक्शा बदलने के लिए उस राज्य की हाँ होना जरूरी है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? कोई जरूरत नहीं है। राज्य केवल परामर्श देता है। अगर राज्य परामर्श देता है, उसकी राय संसद माने या न माने, इस बात के कोई फर्क, राज्य की बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
संसद चाहे तो माने, नहीं चाहे तो नहीं माने। अब चलते तीसरी बात पे। तीसरी जो गलतफहमी है, सीमा विवाद सुलझाने के लिए क्या संशोधन जरूरी है? इस बात का दावा क्या होता है कि दो देशों के बीच सीमा के छोटे मोटे विवाद हैं, उन सुलझाने के लिए हर बार संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में स्पष्ट कर दिया कि सामान्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बड़े संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। यह केवल कार्यपालिका कार्यवाही, एजुकेटिव एक्शन, यानी सरकार के साधारण प्रशासनिक आदेश से भी हो सकता है। जैसे जो वर्तमान सरकार है, इसके पिछले जो कार्यकाल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने बांग्लादेश के साथ में कुछ गांवों की जमीनों का आदान प्रदान किया। तो वहां पे जो आदान प्रदान किया उसके लिए संशोधन की जरूरत है, क्योंकि वो बड़ी सीमा थी वो। लेकिन छोटी मोटी कोई सीमा का विवाद होगा, उसके लिए क्या करेंगे, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो होना चाहिए देश हित में। अब हमारी जो नई स्लाइड है, इसमें चलते हैं कि दो महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक फैसले थे उनकी चर्चा करते हैं। 100वां संविधान संशोधन 1915, यह संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के रूप में लागू किया गया। देखो ये आ गया ना, अभी हम चर्चा कर रहे थे, यह आ गया आपके पास। भारत ने बांग्लादेश को अपने नियंत्रण वाले 111 विदेशी अंतर क्षेत्र, एनक्लेव बोलते हैं, छोटे छोटे जमीनी टुकड़े सौंपे और बदले में बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्र हासिल किए। विशेष तौर पर ध्यान रखनी इस बात को कि भारत ने अपनी कुछ जमीन बांग्लादेश को सौंपी, लेकिन बेरोबारी केस के नियम के अनुसार या अनुच्छेद 367 के तहत 100वां संविधान संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। मैंने अभी आपको बताया था कि बांग्लादेश के जो पास जो सीमा परिवर्तन का जो आदान प्रदान किया गया, वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसके लिए संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो 2019 में जब संविधान अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को निष्क्रिय किया गया। एक बात ध्यान रखना है, आपको कोई बोले कि 370 अनुच्छेद 370 हट गया, नहीं हटा।